नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, राज्य दुनिया के निवेशकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार किसानों का सशक्तिकरण करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने पाकिस्तान में प्रशिक्षित 2 आतंकियों सहित 6 आतंकवादियों को कई राज्यों से गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वर्धा नदी में नाव दुर्घटना में कम से कम 11 लोगों के डूबने की आशंका। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष कल संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 75 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.58% हुई। पद्म पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन की कल अंतिम तिथि। और खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त पंजीकरण की घोषणा की। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा सामग्री आयातक देश की छवि को खत्म कर रहा है और दुनिया के एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक की नई पहचान बना रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा, विकास और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी होगा। डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नॉर्थ की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक अलीगढ़ में बने ताले घरों की सुरक्षा करते थे, लेकिन अब अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में निर्मित उत्पाद देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार और योगी सरकार राज्य के विकास के लिए मिलकर काम कर रही है। हमें उन ताकतों से लड़ना होगा जो राज्य में विकास के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे और बड़े निवेशक के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब विकास के लिए सही माहौल हो। उन्होंने राज्य में विकास की दिशा में काम करने के लिए योगी सरकार की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना बढ़ाना, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार, बीमा योजना में सुधार और 3,000 रुपए की पेंशन जैसे प्रावधानों जैसी कई पहल से छोटे किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाए जाने से लाभ मिलेगा। लगभग 1,245 करोड़ रुपए के कुल निवेश परिव्यय के साथ
19 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। गलियारे की घोषणा प्रधानमंत्री ने 2018 में की थी। ये गलियारा अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट परियोजनाओं को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाकर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, पूरा क्षेत्र तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के प्रदर्शनी मॉडल का निरीक्षण किया। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, छात्रावास, आवासीय भवन तथा अन्य निर्माण के प्रथम चरण के लिए 101.41 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विश्वविद्यालय से अलीगढ़ मंडल के चारों जनपद अलीगढ़, कासगंज, हाथरस एवं एटा के 395 महाविद्यालय संबद्ध होंगे और छात्र छात्राओं को उच्च स्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की है, जिससे बड़ी संख्या में निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, अलीगढ़। महाराष्ट्र में अमरावती जिले के वरुड तालुका के अंतर्गत एक पर्यटन स्थल श्री क्षेत्र झुंझ के पास वर्धा नदी में कम से कम 11 लोगों के डूबे जाने की आशंका है। अमरावती जिले की जिला मजिस्ट्रेट पवनीत कौर ने बताया कि ये दुर्घटना आज सवेरे हुई और अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं। आज जो घटना हुई उसमें 13 लोग एक नाव में थे और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो विसर्जन कर रहे थे अस्थियों का और उसमें बैलेंस बिगड़ गया और उस वजह से 11 लोग जो हैं की शक्यता है वो डेड हैं। उसमें से 3 लोगों की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान में प्रशिक्षण ले चुके 2 आतंकवादियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर पाकिस्तान के संगठित आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। ये संदिग्ध देश के कुछ बड़े शहरों में आतंकी हमले को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के विशेष आयुक्त नीरज ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अभियान के तहत कई राज्यों में छापे मारे गए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति राजस्थान के कोटा से, 2 व्यक्ति दिल्ली से और 3 व्यक्ति उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने उनके पास से विस्फोटक हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला, भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी। जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफी बड़ा नेटवर्क है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल शाम संसद भवन एनेक्सी में संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। कल ही लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। इस वर्ष फरवरी में लोकसभा और राज्यसभा टीवी के विलय का फैसला लिया गया। संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, शासन और योजनाओं, नीतियों, इतिहास और भारतीय संस्कृति तथा मुद्दों पर केंद्रित होंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 75 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 78,66,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 37,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 24 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 97.58% है। कल 25,000 से अधिक मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत कोविड पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी इस लाइव चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आज डिजिटल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि नई तकनीकों के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण जारी रहेगा ताकि किसान अपनी आय बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी उपज की रक्षा करना है। पायलट परियोजनाओं के लिए सिस्को, निंजाकार्ड, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और एनसीडीई मार्केट्स लिमिटेड कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन पायलट परियोजनाओं के आधार पर किसान इस बारे में निर्णय ले सकेंगे कि वे कौन सी फसल उगाएं, किस किस्म के बीज का उपयोग करें और उपज को अधिकतम करने के लिए कौन से सर्वोत्तम तरीके अपनाएं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसानों के विरोध पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी करके कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को नोटिस भेजे गए हैं। आयोग को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर आई शिकायतों में औद्योगिक इकाइयों पर प्रतिकूल असर पड़ने और 9,000 से अधिक सूक्ष्म, मध्यम और बड़ी कंपनियों का कामकाज प्रभावित होने के आरोप हैं। आयोग ने कहा है कि किसान आंदोलन की वजह से परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे यात्रियों, रोगियों, दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को भीड़ के कारण बड़ी परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आर्थिक विकास संस्थान से आंदोलन के कारण औद्योगिक वाणिज्यिक गतिविधियों, व्यावसायिक और आम यात्रियों के लिए परिवहन सेवाओं के बाधित होने की जांच करने को कहा है और अगले महीने की 10 तारीख तक रिपोर्ट देने को कहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में पारदर्शिता लाने में अहम भूमिका निभाएगी। स्वामित्व योजना पर एक सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि इस योजना से लोगों को संपत्ति कार्ड, टाइटल डीड मिलेगी और ग्रामीण भारत से संबंधित आंकड़े जुटाए जा सकेंगे, जो सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में मददगार साबित होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, राज्य दुनिया के निवेशकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार किसानों का सशक्तिकरण करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने पाकिस्तान में प्रशिक्षित 2 आतंकियों सहित 6 आतंकवादियों को कई राज्यों से गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वर्धा नदी में नाव दुर्घटना में कम से कम 11 लोगों के डूबने की आशंका। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष कल संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 75 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.58% हुई। पद्म पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन की कल अंतिम तिथि और खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त पंजीकरण की घोषणा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच और अधिक सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि इसे स्वच्छ ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के साथ साथ स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में अमेरिका के ऊर्जा उप मंत्री डेविड एम तुर्क की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ बैठक के बाद ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने शिष्टमंडल को बताया कि भारत अगले 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करेगा।
भारत और ब्रिटेन 1 नवंबर को मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत शुरू करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन की मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के साथ बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा की। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौतों से व्यापार बड़े स्तर पर बढ़ेगा और नौकरियों का सृजन होगा। उन्होंने बताया कि मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर दोनों देशों के व्यापारिक समुदाय में काफी रुचि है। भारत ने आज आसियान के भागीदारों को महामारी के बाद उसके सुधार के प्रयासों के बारे में आश्वस्त किया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और ब्रुनेई दारुस्सलाम के वित्त और आर्थिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अमीन ल्यू अब्दुल्ला ने आज 18वें आसियान भारत आर्थिक मामलों के मंत्री परामर्श की वर्चुअल माध्यम से सह अध्यक्षता की। बैठक में सभी 10 आसियान देश के आर्थिक मामलों के मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्रियों ने आसियान के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश की प्रशंसा की। भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन की कल अंतिम तिथि है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नामांकन और सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल www.padmaawards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें आ रही हैं। मंत्रालय ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करें जो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में इन पुरस्कारों के लायक हैं। ऐसे व्यक्ति अपना नामांकन और सिफारिशें प्रस्तुत करें। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज आंध्र तिलक के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी गाड़ी चेर्ला हरिसर्वोत्तम राव की जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1883 में कर्नूल में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की विचारधारा से प्रभावित राव बेहद छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। राव पर बिपिन चंद्र पाल का असर पड़ा। मेधावी छात्र राव ने सन 1906 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एमए किया था। राजमंड्री के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में हुए उनके एक भाषण से, पाल के उस विचारोत्तेजक भाषण से प्रेरित छात्रों ने अगले दिन कॉलेज में वंदे मातरम लिखे हुए बैज पहन लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कॉलेज के तत्कालीन अंग्रेज प्रिंसिपल मार्क हंटर को ये रास नहीं आया और उन्होंने छात्रों के तब तक कॉलेज में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जब तक वे उस बैज को हटा नहीं लेते। लेकिन छात्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल ने छात्र नेता राव को कॉलेज से बर्खास्त कर दिया। सन 1908 में राव ने स्वराज्य नामक एक तेलुगु साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित अपने लेखों के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की। अंग्रेजों ने घोषणा की कि राव का लेख विपरीत बुद्धि राजद्रोह है और इस आरोप में उन्हें 3 साल के लिए जेल की सजा सुना दी गई। सन 1914 में राव होम रूल लीग की आंध्र इकाई के सचिव बने। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। 1923 में वो स्वराज पार्टी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। गाड़ी चेर्ला हरिसर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन के भी अगुवा माने जाते हैं,
तेलुगु भाषी क्षेत्रों में पुस्तकालय आंदोलन के वो प्रमुख हस्ताक्षर रहे। राव रिकॉर्ड 24 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे। उन्हें भारतीय पुस्तकालय संघ कलकत्ता के उपाध्यक्ष और मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रौढ़ शिक्षा के पहले निदेशक होने का भी गौरव हासिल है। उनका पुस्तकालय आंदोलन ही था जिसकी वजह से उन दिनों मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 पारित हुआ। राव ने कई पत्रिकाओं और अखबारों का संपादन भी किया, जिनमें से प्रमुख रहे आंध्र केसरी, नवयुगम, आंध्र पत्रिका, मातृसेवा, आंध्र वर्था और पंचायती राज्यम। आंध्र पत्रिका के पहले संपादक के रूप में नामित राव राष्ट्र के लिए खड़े रहे। उन्हें तेलुगु पत्रकारिता का प्रमुख स्तंभ होने का सम्मान भी हासिल है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर 75 कड़ियों वाला कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज हिंदी दिवस है। वर्ष 1949 में आज के ही दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी विश्व में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। हिंदी भाषा संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख माध्यम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिंदी दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि लोगों को हिंदी दिवस पर संविधान सभा के आदर्शों को याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी को सक्षम और सशक्त भाषा बनाने में विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रसार भारती के मुख्यालय नई दिल्ली में आज हिंदी दिवस मनाया गया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन देश की आवाज हैं और ये दोनों अपने कार्यक्रमों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह के आयोजन होते थे वो अब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इस बार ऑनलाइन बहुत सारे एक्टिविटीज हमने जोड़ा है, तो इसको हम पूरे नेटवर्क में ले जाएंगे। इसको सिर्फ प्रसार भारती से सचिवालय ही नहीं, डीजी दूरदर्शन हो या डीजी आकाशवाणी हो, हर जगह ये कार्यक्रम होंगे। आकाशवाणी के महानिदेशक वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि आकाशवाणी दूरदर्शन ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिल होने वाले कई विद्यार्थियों की भाषा की बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से आईआईटी बॉम्बे ने उड़ान परियोजना की आज शुरुआत की। इस परियोजना से इंजीनियरिंग और अन्य विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया जा सकेगा। हिंदी दिवस के अवसर पर इस परियोजना के वर्चुअल उद्घाटन में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णा स्वामी विजय राघवन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों के निःशुल्क पंजीकरण की घोषणा की है। खेल और फिटनेस पर आधारित ये अपनी तरह का पहला क्विज है। विद्यालय के छात्रों में खेल और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ 1 सितंबर को किया गया था। हर विद्यालय निःशुल्क पंजीकरण के लिए अधिकतम 2 छात्रों के नाम इस प्रतियोगिता के लिए भेज सकते हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विद्यालय के छात्रों में खेल और फिटनेस को लेकर इस क्विज के जरिए जागरूकता बढ़ेगी। देश का व्यापारिक माल और सेवाओं का कुल निर्यात इस वर्ष अगस्त में 52 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में 33.99% की वृद्धि हुई है। अगस्त में कुल आयात 58 अरब 57 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 45.38% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक भारत का कुल आयात 273 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 64.18% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 58,247 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,380 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 73 रुपए 68 पैसे दर्ज हुई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,888 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 61,911 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $74 प्रति बैरल के करीब था। भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने अपने अपने फास्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और पे नाउ को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना का परिचालन लक्ष्य जुलाई 2022 निश्चित किया गया है। रिजर्व बैंक के एक बयान के अनुसार यूपीआई पे नाउ लिंकेज 2 तेज भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को पारस्परिक आधार पर तत्काल कम लागत पर धनराशि के अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। 11 राज्यों ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड। वित्त मंत्रालय ने वक्तव्य में कहा है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने प्रोत्साहन के तौर पर इन राज्यों को 15,721 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, राज्य दुनिया के निवेशकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार किसानों का सशक्तिकरण करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने पाकिस्तान में प्रशिक्षित 2 आतंकियों सहित 6 आतंकवादियों को कई राज्यों से गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वर्धा नदी में नाव दुर्घटना में कम से कम 11 लोगों के डूबने की आशंका। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष कल संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 75 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.58% हुई।
पद्म पुरस्कार 2022 के लिए नामांकन की कल अंतिम तिथि और खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया क्विज के लिए 2 लाख स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त पंजीकरण की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।